तो पहले तो हम सिलेबस समझते हैं कि हमारा क्या था। एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक को हम लोग सिंपल अपने भाषा में बोलते हैं गणित, ठीक है। एरिथमेटिक और एडवांस मैथ है, दो हिस्से में अगर बोल सकते हैं। एडवांस मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, ये सब। और एक लास्ट चैप्टर बोल चुके हैं अलजेब्रा, ठीक है। 5 ही चैप्टर्स होते हैं जो बनाता है एडवांस मैथ्स को। और नॉर्मल एरिथमेटिक को बनाता है जितने भी एरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस वाले जितने भी काम होते हैं, है ना, उसको एरिथमेटिक बनाता है, ठीक है। और एरिथमेटिक का हमारे भाषा में गणित बोलते हैं। और गणित बेटर एग्जाम्पल है कि कैसे किसी सब्जेक्ट का नाम रखा जाता है ना। क्योंकि गणित में क्या होता है कि हम लोग गिनते हैं। मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स, क्योंकि उसका मतलब होता है टू लर्न, उसके रूट वर्ड में जाओगे तो। लेकिन गणित में मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है। और हम लोग गिनते ही हैं एरिथमेटिक में। मैक्सिमम एरिथमेटिक क्या है हमारा सिलेबस का, वो तो बस गिनना ही है। जितना भी एडवांस मैथ्स हुआ है वो सब एक सिंपल फॉर्म गणित से ही शुरू हुआ है, गिनने से ही शुरू हुआ है। प्लस तो सबको पता है कि हम लोग 20 + 30 करते तो गिनना ही हुआ। माइनस भी क्या होता है, एक तरह का गिनना ही हुआ कि जैसे 30 - 20 है तो 20 से कितने कदम चलोगे तो 30 तक पहुंचोगे, ये हुआ सब्ट्रैक्शन। कितने कदम चलेंगे, 10 कदम, तो माइनस भी एक तरह का गिनना हुआ, गिनती हो गया ना एक तरह का। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। 4 ही ऑपरेशन होते हैं ना मैथमेटिक्स में, प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू। तो प्लस माइनस तो गणित हो गया, इनटू भी गणित है, क्योंकि 3 × 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, गिनती है। 3 को कितनी बार काउंट करना है, 2 बार, है ना। हम लोग यही समझे हैं। या फिर बोल सकते हैं 2 को कितनी बार काउंट करना है, 3 बार। तो मल्टीप्लिकेशन भी एक तरह का गणित है। अगर मल्टीप्लिकेशन भी एक तरह का गणित है तो डिवीजन भी एक तरह का गणित है। क्यों, 4 या फिर सोचो कि 8 ÷ 2 है, तो हमें गिनना है कि ये 2-2 कदम करके अगर चलेंगे तो 8 जो ऊपर है उसमें कितनी कदम चलना पड़ेगा, 4 कदम। तो 8 ÷ 2 4 होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का काउंटिंग ही है। इसीलिए हमने सबसे बढ़िया उसका नाम रखा है सब्जेक्ट का, वो क्या है, गणित, ठीक है। तो गणित में कभी कभी नंबर सिस्टम भी आ जाता है और कभी कभी हम लोग एडवांस मैथ्स में भी नंबर सिस्टम को डालते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैंने सारे वो चैप्टर्स को डाल दिए हैं जो तुमको लग सकता है। ये 12 चैप्टर्स लोग क्या अलग अलग करके पढ़ाते हैं, मैं इन सबको एक PDF में या फिर ऐसे शीट में मैंने अपने बुक में रखा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी तुम नंबर्स को लेके रिवाइज करना चाहते हो एग्जाम से पहले, मॉक से पहले, तो हम लोग को क्या होता है कि इतना अलग अलग जगह हमने चैप्टर बना रखे, देख के ही डर लगने लगता है कि इसको रिवाइज कैसे करेंगे, है ना, बड़ा लगने लगता है। तो इसमें मैंने ऐसे करके रखा है कि इसको अगर तुम भरते चलोगे ना तो मॉक से पहले बस 5-6 ही पेज तुमको पलट पलट के एक बार देख लेना है। इससे क्या होगा कि ये तुम्हारे 12 के 12 चैप्टर्स कुछ पेजेस में तुमने रिवीजन कर लिया और यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट फॉर द मॉक टेस्ट या फिर फॉर द एग्जाम। समझ में आया। इसीलिए मैंने सबको, सारे नंबर्स के जितने भी चैप्टर और थ्योरी तुम्हारा तुमको लग सकता है एग्जाम में, वो सबको मैंने कंबाइन करके एक पेज, एक PDF बोल सकते हो या फिर अपने बुक में डाला हुआ है एक ही चैप्टर के अंदर। और चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी हैं सब कुछ इसमें आ जाते हैं। तो हम लोग इसका पहले थ्योरी करेंगे, फिर इसमें ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं उसी थ्योरी पे, तो उस क्वेश्चंस को करेंगे। फिर इसका थ्योरी करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर इसका एक एक करके हम लोग एक एक करके हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जैसे ही हो जाएगा तो तुम्हारा वो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना नंबर्स को लेके वो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट बाकी चैप्टर्स में जाने के लिए। तो एडवांस मैथ्स कराने से पहले या फिर कुछ भी नंबर सिस्टम कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बेसिक शब्द जो यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने में वो तुमको समझ में आए। इसमें ऐसे ऐसे शब्द है जिसको तुमको पहले समझना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। सर्ट्स का मतलब क्या होता है, इंडिसेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग आस्ते आस्ते डील करेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल मैथ्स है,
क्लास 10 का मैथ्स है। करेक्ट, सबको पता है ना सिलेबस क्लास 10 का मैथ्स का ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, अगर तुमने क्लास में समझ लिया है तो तुमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसका एकदम वीक मैथ्स है उसके लिए 2-3 पेजेस हैं जो उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ समझने वाली चीज़ें यहाँ पे समझ लो तो याद नहीं करना है। ठीक है, 80% चीज़ें याद नहीं करनी, बस 1-2 पेज ही थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं ये टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, और ये भी बता दो कि मैं अपने बुक में क्या करता हूँ कि क्यूआर कोड लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरे पेज को मेरा पहले बुक का सिस्टम बताता हूँ। बुक जो मेरा है ना, आधा लिखा रहता है आधा लिखा हुआ नहीं रहता है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, आधा ही लिखा हुआ है तो आधा तुमको खुद से भरना होता है। जैसे इस वीडियो को तुम स्कैन, क्यूआर कोड को स्कैन करके वीडियो खुलेगा, उससे तुम मान लो कभी तुमने रिवाइज करना है, मेरा लेक्चर वापस देखना है या फिर लेक्चर देख के पूरे पेज को भरना है, तो इससे वीडियो खुलेगा और तुम पूरे बुक को फिल कर पाओगे। ठीक है, तो उससे क्या तुम्हारा थ्योरी भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब एक साथ हो जाता है। तो ऐसा मेरा बुक सेट किया हुआ है, आधा ही उसमें इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, आधा क्यूआर कोड देख के भरना होता है। ठीक है, तो इंगेजिंग बुक है, ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम्स को। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थैंक यू। अब देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस करते हैं। बचपन से हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट है। अब देखो, मैं तुमको ऐसा सिंपल कहानी बताऊंगा कि तुमको कभी फिर जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा नंबर्स के कितने तरह के होते हैं, उसका आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, अच्छा पहले नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं पता है ना, कि वही सब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फलना ढिंकाना सब आता है। लेकिन 99% स्टूडेंट को पूछो कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो मैं जो स्टोरी बताऊंगा वो अगर समझ गए तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगा दिमाग में और कभी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरुआत होता है इंसान के एवोल्यूशन से। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन बताओ कि मान लो बंदर पहले आया कि इंसान पहले आया? बंदर पहले आया है ना, एवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग माने, साइंस के हिसाब से। तो काउंटिंग जो है ना सारे एनिमल्स कर सकते हैं, करेक्ट। एक बिल्ली भी अपने बच्चों को काउंट कर सकता है ना, कि एक बच्चा मिसिंग है या फिर एक बच्चा, 2 बच्चे गायब हैं, कर सकते हैं ना। तो सारे एनिमल्स काउंटिंग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो शुरुआत होता है यहीं से। सारे एनिमल्स शुरू में काउंट कर सकते थे, और काउंट कौन से नंबर्स को कर सकते थे? जो नेचुरली अवेलेबल हो, है ना। तो पहला नंबर सिस्टम जो आया उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये आ गया पहला, वाइट मार्कर है, इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ, रेड या फिर रेड ही करते हैं। ठीक है, रेड दिखेगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। क्या बता रहा था मैं, कि पहला जो सबसे पहले नंबर आया वो नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं। नंबर सिस्टम में एकदम सेंटर में रिलेशन, ऐसे सर्कल करके मैंने क्यों डायग्राम को अपने डाला है बुक में, वो समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी गजब का आएगा। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स। क्यों आए? क्योंकि सारे एनिमल्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में हम लोग को पता है कौन कौन से नंबर्स आते हैं, बताइए। वाह, 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है कोई भी, छोड़ो वो तो बता के कोई फायदा नहीं। 1
2, 1 से स्टार्ट होता है, तो पहला सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1, याद रहना चाहिए, ठीक है। नंबर्स को लेके कोई एनिमल ये नहीं सोच सकता मेरे पास 0 है, वो सोचता है नहीं है। नहीं और 0 में बहुत अंतर है मैथमेटिक्स में, हम लोग आगे जाके समझेंगे, ठीक है। 1 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके चलते रहते। कहाँ तक चलेंगे ये? इन्फिनिटी तक, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो चलो इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। तो सबसे सेंटर में आ गया नेचुरल। अब देखो, जैसे ही इंसान आगे बढ़े, तो बिहार से एक मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स में जो इतना प्रॉब्लम आ रहा है गणित में पूरे दुनिया में, उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है? शून्य का, जीरो का। जीरो मतलब ये नहीं होता कि नहीं होना, जीरो का मतलब बहुत कुछ होता है। पूरे मैथमेटिक्स को ठीक करता है जीरो, ठीक है। पहले के, अभी भी तुम देखोगे ग्रीक नंबर सिस्टम जो पहले लोग वेस्ट में फॉलो करते थे, उसमें तुमको 8,08,600 ऐसा नंबर बड़ा लिखने में ना वाट लग जाएगा तुमको, उसको समझने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर सकता जो जीरो कर सकता है, जो नया एक नंबर खोजा गया, कॉन्सेप्ट खोजा गया। जीरो जहाँ पे होता है वहाँ पे तो दिखता है, जहाँ पे नहीं होता, सॉरी, जहाँ पे नहीं दिखता वहाँ पे भी होता है। जीरो जहाँ पे दिखता है वहाँ पे होता है, लेकिन जहाँ पे नहीं दिखता वहाँ पे भी जीरो होता है। जैसे 834, जीरो दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, बट जीरो है। कहाँ है? 800 में है। मैंने बोला 834, 800 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। 34, 30 में कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो वो नहीं होके भी है ना? क्यों? क्योंकि वो प्लेस होल्डर का काम करता है, ठीक है। और उसका और भी रूल्स है जीरो को लेके कि किससे डिवाइड कर सकते हैं या किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जिसके चलते मैथमेटिक्स आज फल फूल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल होने के बाद नेक्स्ट आया कि नेचुरल जो थे ये कंप्लीट नहीं थे कभी भी, जब तक जीरो नहीं आया था। तो जीरो के आने से वो कंप्लीट हुए, होल। होल मतलब समझते हो ना? पूरा, कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम जीरो के ऐड होने से कौन सा आ जाता है? होल नंबर सिस्टम। होल नंबर, होल नंबर्स, चलो ठीक है। होल नंबर्स में फिर क्या क्या, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? जीरो। उसके नीचे कोई आएगा क्या नंबर? जीरो से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये भी जाएंगे। इसका नेगेटिव साइड नहीं है, ठीक है। होल है, अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, इसका इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? होल, मतलब कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है स्टोरी? और आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ने लगा, एवोल्यूशन और आगे बढ़ने लगा, तो हमने देखा कि हम लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं और लॉस भी कमाते हैं, है ना? लॉस भी होता है बिजनेस में। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला गया कि हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी रखेंगे और नेगेटिव नंबर्स भी रखेंगे, ठीक है। तो उस लिए हमारा और एक नंबर सिस्टम आ गया, नंबर्स तरह के एक आ गए। कौन से? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या करते थे कि नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे और पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स में 3 तरह के नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और बीच में एक होता है जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या आया? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके, ऐसे -4, -3, -2, -1। उसके बाद न्यूट्रल नंबर क्या? 0। उसके बाद पॉजिटिव नंबर 1, 2, ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटी। एवरीवन एग्रीज? ठीक है। अब देखो प्लस माइनस में भी हम लोग आ गए, इंटीजर्स समझ में आ रहा है ना? अब देखो इस सर्कल का मैं रिलेशन बताता हूँ
कि ये सर्कल करके क्यों हमने रखा है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, क्या सही होगा बोलना? अलग अलग दोनों दोनों बोल रहे हो, क्या राइट होना चाहिए? सब नेचुरल नंबर होल नंबर है वो बोल रही है। कितने जन एग्री करते हैं? यही रिलेशन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता है। दिख नहीं रहा 1 2 3 4 इसके अंदर भी है। ये जो नेचुरल नंबर है इस सर्कल के अंदर आता है, तो इस सर्कल के अंदर आता है तो ये भी तो क्या हो गया, होल नंबर ही हुआ ना सारे नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ रहा है? सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं? उसका तो बड़ा सर्कल है। कौन नहीं आ रहा? जीरो। तो नेचुरल नंबर्स में बस जीरो ऐड किए हैं तो होल नंबर हुआ, ये हम समझ गए थे। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, सारे होल, ये बड़ा वाला सर्कल है, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते क्योंकि ये जगह खाली है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं क्योंकि ये जो छोटा सर्कल है ये पूरे होल नंबर के अंदर ही आता है ना। बात समझ में आया? अब देखो इसका और आगे मजा लेते हैं। नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का क्या रिलेशन है? सेम रिलेशन बताओ। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये होगा क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। बात समझ में आ रहा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट नॉट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये उस तरह का रिलेशन है कि सारे कुत्ते एनिमल होते हैं लेकिन सारे एनिमल कुत्ते नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, उसमें भी हम लोग और छोटा सर्कल, घरेलू कुत्ते जो डोमेस्टिक घर में पाले जा रहे हैं कुत्ते हैं, मान लो वो एक सेट हो गया। तो सारे घर में पाले जाने वाले कुत्ते कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, लेकिन सारे डॉग्स घर में नहीं पाले जाते। समझ में आ रहा है ना कैसा रिलेशन है? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर तीसरा सर्कल, ऐसे करके रिलेशन आपस में बढ़िया कनेक्ट करता है। उसी तरह इसका बताओ, होल नंबर्स और इंटीजर्स का क्या रिलेशन है? सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? और सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं क्या? नहीं। समझ में आया? ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे ही तुमको क्वेश्चन पूछा, तुमको पूछा एज्यूम में होल नंबर, फिर बोल रहा है नेचुरल नंबर, तुमको पता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, अलग अलग कंडीशन पूछ रहा है, तो नेचुरल नंबर को पकड़ लो क्योंकि नेचुरल नंबर सब में है। तो ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम क्वेश्चंस को बढ़िया से कर नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम लोग डेसिमल में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का एग्जांपल हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके -2.2, -2, -1.1, -1, 0, 1, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। प्लस साइड में भी हम लोग प्लस इन्फिनिटी भी हम लोग जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स के बाद। अब रैशनल नंबर्स क्या पॉइंट में आ गए, लेकिन बात ये हुआ कि रैशनल नंबर्स जैसे ही डिस्कवर हुआ ना, इशू एक आया कि एक मैथमेटिशियन था ग्रीक का, उसने एक नया नंबर खोजा, उसको हम लोग बोलते हैं √2। ठीक है, √2 क्या कर रहा था कि इसको उसने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाया। जितने भी हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं वो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है।
करेक्ट। तो बात यह है कि जैसे ही नंबर लाइन पे उसने √2 को दिखा दिया, √2 भी कुछ एक नंबर हो सकता है इस नंबर लाइन पे, वो कैसे किया वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली समझते हैं, उससे आता है ये चीज़ कि √2 कैसे आ गया। तो जैसे ही उसने नया एक नंबर खोज के निकाला जिसको उसने बोला √2, तब ये लोग बोलने लगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, दिस इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स बोल के एक नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स जब आ गए, तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब इरैशनल भी रियल नंबर्स में आ जाते, तो उसको हम लोग अब बोलेंगे, ये सर्कल हो गया, ठीक है, तब ये आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसलिए बोला जाने लगा कि रैशनल नंबर्स जो थे वो पूरे तरह से रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो नंबर को नहीं दिखा रहे थे, है ना। तो जैसे ही ये नंबर्स जो नहीं पहले खोजे गए थे वो जैसे मिलने, अच्छा ये इरैशनल नंबर मतलब ये कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू क्या है 1.432, ऐसे ऐसे करते जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, √2 का अगर वैल्यू पता हो, √3 का वैल्यू 1.732, ऐसे ऐसे नंबर्स नए आने लगे, ऐसे करके चलते जाते हैं और ये रिपीट भी नहीं होते, कोई भी नंबर पैटर्न आपस में रिपीट नहीं करता। तो इस तरह के जब नंबर खोज निकाले तब इनको बोला जाने लगा इरैशनल नंबर्स। अब दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोले कि अच्छा अब नंबर्स जो है रियल वर्ल्ड को सच्ची तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब नया नंबर्स आ गए रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो भी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकें। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि q शुड नेवर बी इक्वल टू 0। जो भी इस फॉर्म में आ गया, इस फैन को भी चला लेगा, लाइट इसका अप डाउन हो जाता बीच बीच में, ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो गया। तो अब मैं बता रहा था क्या कि इन नंबर को हमने कह दिया इरैशनल नंबर्स, और इरैशनल नंबर्स और पहले के रैशनल नंबर्स जब मिल जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हमने डेफिनेशन क्या दिया कि इस फॉर्म में होने चाहिए p/q। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है रियल नंबर्स के, चलो -√2, 1, 1.2 मान लो, 1.2 मान लो, 1 मान लो, और ऐसे यहाँ -1.2 -1 0, सोचो 1.7, ऐसे करके इन्फिनिटी प्लस साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो कहना क्या चाहता हूँ कि हर वो नंबर्स जो पहले तुम देख चुके हो वो सब रियल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स होंगे, सारे इंटीजर्स रियल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होंगे, सारे इरैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होंगे। लेकिन उल्टा हम लोग ज़रूरी नहीं हो सकता है। ठीक है, उल्टा हो जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ऑल डोमेस्टिक डॉग्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, है ना, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। ऑल एनिमल्स कैन नॉट बी डॉग्स, ऑल डॉग्स कैन नॉट बी डोमेस्टिक एनिमल।
ठीक है, ऑल डॉग्स कैन नॉट बी डोमेस्टिक डॉग्स, ठीक है। वही वाला इस सेट के थ्रू हम लोग रिलेशन बताते हैं, जैसे उसने बोला सिलॉग का रिलेशन है, ठीक है। अब देखो तुम बोल सकते हो कि -1.2 को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर ये 1 को p बाई क्यू या 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 0 को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में 0/1, है ना। किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस नंबर को, तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। उसी तरह √2 है, √2 को भी हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में √2/1। समझ में आया। तो ये हो गए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो थे ये आए। अब जैसे जैसे मैथमेटिक्स एकदम एडवांस स्टेज पे चला गया, मतलब अभी भी इवॉल्व हो ही जा रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे अभी भी अच्छे अच्छे थ्योरी आते रहते हैं, उस पर पेपर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो वो चलता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे मैथ्स एडवांस होता है तो नए नए सिस्टम्स को मैथ्स के सिलेबस में इंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद एक नए तरह का नंबर खोजा गया रियल के साथ, वो है इमेजिनरी नंबर्स। रैशनल के साथ क्या लगा, इरेशनल नंबर्स, तब बन गए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के साथ ऐड किया गया इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स वो बन गए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है बट तुमको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर्स क्या है नंबर सिस्टम में, तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है कि ऐसा एक नंबर जिसमें एक रियल नंबर का हिस्सा हो और उसमें जुड़ा क्या हो, इमेजिनरी नंबर का हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लो 3 प्लस √2i, ये एक हो गया, और इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 3, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस √2i, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पेयर में रहते हैं। 3 प्लस √2i अगर एक पार्ट होगा तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस √2i, ठीक है। i मतलब होता है आयोटा, यही इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये उतना जानने का तुम्हारे सिलेबस में ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि i होगा क्या, इमेजिनरी पार्ट। और सारे नंबर्स जो अभी तक तुमने पढ़े हैं, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, और होंगे जैसे 3 प्लस 0i 3 माइनस 0i, ये भी एक एग्जांपल तौर पे लिख लेना। 0i मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि ये नंबर क्या है, 3 है, लेकिन उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लिखेंगे तो 3 प्लस 0i 3 माइनस 0i, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो पूरा नंबर क्या कन्वर्ट क्या हो जा रहा है, 3। तो बेसिकली सारे नेचुरल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएंगे, सारे होल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएंगे। तो ऐसे करें, इंटीजर्स, रैशनल, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सब कुछ आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो सेट है जिसमें सब नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ नंबर्स, एग्जांपल भी लिख लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट ज़रूरी है समझना कि ज़ीरो आने से मैथमेटिक्स में इतना रेवोल्यूशन कैसे आया था। पहला तो है कि ज़ीरो बहुत ही स्पेशल चीज़ें जो हमने सीखा है, उसके साथ कुछ मिसिंग पजल्स हैं जो हम लोग को अभी समझना बहुत ज़रूरी है। एकदम लोहा गर्म है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को बहुत ज़रूरी है कि हमने जीवन भर जनरली बच्चे जो होते हैं, पाई का मतलब जो बताते हैं, जो पाई का मतलब बताते हैं, कलर है
डी ले लेते हैं। ठीक, पाई का मतलब बताते हैं क्या? बताओ बताओ, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। बहुत अच्छा। अब देखो एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। ये जो हमने सर्कल पढ़ा, इसको तो डिलीट करूं पहले। शाबाश, सिलेक्ट ही नहीं हुआ। ये जो हमने सर्कल पढ़ा, इसमें 22/7 कहाँ फिट होता है? रियल नंबर बताया उसने। आंसर ऑब्वियसली क्या है? गलत है, क्योंकि मैंने पूछा है इसलिए कुछ तो उसमें कैच होगा। 22/7 को हम लोग जीवन भर पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? पाई है। और लगता है कि वो क्या है? रियल नंबर है, या फिर रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। वो एक्चुअली है क्या? ये रैशनल या फिर रियल नंबर, ये रैशनल बा रियल नहीं है। रियल नंबर नहीं है, दिखता है बस 22/7, वो एक्चुअली है नहीं। पाई क्या होता है? पाई जो होता है वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस का और डायमीटर, जो सबसे बड़ा एक लाइन सर्कल के अंदर जो डाल सकते हैं, उसका रेशियो है पाई। पाई क्या है? सर्कल का जो सबसे बड़ा जो पूरा लेंथ है ना, सरकमफेरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पूरे सर्कल का। जैसे ये हो गया, ये जो लेंथ हुआ पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका और सबसे बड़ा लाइन जो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं, जो डायमीटर होगा, इसका और इसका रेशियो है 22/7। लेकिन ये करेक्ट रेशियो नहीं है, ये सबसे नियरेस्ट रेशियो है जिससे हम इस दोनों को समझा सकते हैं, बट ये सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग 22/7 करते तो आता क्या है? 3.14 ऐसे करके, 3.14 ऐसे करके चलता रहता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो उस बस रेशियो के आसपास का वैल्यू है 22/7। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग कभी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका कंपटीशन होता है 3.14 के बाद कितने नंबर्स तक हम लोग याद कर सकते हैं। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में इसका कंपटीशन भी होता है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। कुछ भी नंबर आपस में पैटर्न रिपीट भी नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली है क्या? सरकमफेरेंस और इसका। तो ये बस नियर अबाउट हमने एक नंबर खोज के रख दिया कि इस रेशियो के आसपास होते हैं। ठीक है, बट ये एक्चुअली है क्या? ये बस एक रेशियो है इस माप का और इस माप का। एक्चुअली में ये 22/7 होता नहीं है। ठीक है, और भी करेक्शन करके और भी इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इस रेशियो को, सरकमफेरेंस और डायमीटर का। ठीक है, ये बात याद रहेगा कि पाई भले ही दिखता 22/7 है, बट वो एक्चुअली उसका वैल्यू है नहीं। ठीक है, बस एक अप्रोक्सीमेशन है। ये बात हमने किया। उसके बाद ज़ीरो का हम लोग डील करते हैं। ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि मैंने बताया था कि ज़ीरो आने से मैथ्स को एक तरह से कंप्लीट किया गया। ठीक है, वो क्यों किया गया अब इसका देखो हम लोग समझते हैं। तो ज़ीरो मल्टीपल काम करता है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। 0/0 क्या होता है? 0/0 क्या? 0 होता है। सबका आंसर 0 है। एक कोई बोल रहा है इन्फिनिटी, कोई बोल रहा है अनडिफाइंड। क्या होना चाहिए? 0/0 पहले बता दो, 0 नहीं होता है। ठीक है, 0/0 इन्फिनिटी होता है क्या? इन्फिनिटी नहीं होता है। 0 से कभी भी हम लोग किसी भी चीज को नहीं डिवाइड करेंगे। मैथ्स का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। मैथ्स के बाहर चले जाओगे तुम, मैथ्स को अनडिफाइन कर दोगे। डेफिनेशन से तुम मैथ्स के बाहर चले जाओगे अगर तुम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो। ध्यान देना मैंने क्या बोला, किसी भी चीज को। उसमें क्या 0 आ सकता है? किसी भी चीज को 0 से नहीं डिवाइड करना, उसमें 0 भी आना चाहिए,
कि जीरो को भी तुम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। बात समझ में आया? इससे तुम कहां चले जा रहे हो? आउटसाइड कहां? मैथ्स। सो देयरफॉर दिस इज अनडिफाइंड, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं अनडिफाइंड है ये। बात समझ में आया? तो जीवन में कभी भी गलती से भी किसी भी चीज को इंक्लूडिंग जीरो हमें नहीं डिवाइड करना है जीरो से, ठीक है? तो ये बात याद रखना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज व्हाट? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब मैथ्स के बाहर चले गए, नहीं कर सकते, पूरा मैथ्स को इलॉजिकल बना देता है। क्यों? एग्जाम्पल देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 0, अगर तुम बोल रहे थे इन्फिनिटी, तो 6 डिवाइडेड बाई 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर 5 बाई 0 इज इक्वल टू 6 बाई 0, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी हो रहा था, ये भी इन्फिनिटी हो रहा था, तो 0 0 काट देते हैं, 5 इक्वल टू 6 कह सकते हैं। तो पूरा मैथ्स को इलॉजिकल बना देता है, सारे नंबर्स को इक्वल बना देगा। इसीलिए कभी भी हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए। बात समझ में आया? और ट्रिग्नोमेट्री भी जब हम लोग वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग कि गलती से भी नीचे में जीरो नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? तो वो तो हम लोग बाद में डील करेंगे। तो ये एक हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जीरो को हम लोग कभी भी उससे नहीं डिवाइड करेंगे। एक जीरो के बारे में ये हमने सीखा। जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या होगा? ए मतलब यहाँ हो गया एनीथिंग, जैसे 0/7, 0/0.32, ऐसे जीरो ऊपर रहेगा, नीचे किसी से भी डिवाइड करो। ए मतलब एनीथिंग, कुछ भी। क्या होगा? जीरो। आदमी क्या होता है ना कि कुछ नया सीखता है, उसके बाद अपने नॉर्मल वाला नॉलेज जो होता है ना उसको भी डाउट करने लगता है। जीरो ही होगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है हमने सीखा? अनडिफाइंड। और एक जीरो की खासियत मैंने पहले ही बता दिया था, 789 जो है इसमें जीरो दिख नहीं रहा है लेकिन जीरो है। ये प्लेस होल्डर का काम करता है। 70 + 80 + 9, ये 3 जीरो इसके अंदर छुपे हुए थे, जो जीरो की बहुत बड़ी खासियत है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को एकदम छोटे में दिखा दे रहा है। 789 अगर तुम दूसरे जीरो के आने से पहले जो जितने भी रोमन नंबर सिस्टम से उसमें करोगे, बड़ा होगा। इससे भी जितने बड़े जाओगे नंबर्स में उतना तुम्हारा हालत ख़राब होने लगेगा। इसीलिए एक टाइम के बाद यूरोपियंस ने भी अपने नंबर सिस्टम को छोड़ के इंडियन नंबर सिस्टम्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है? एक को 1 बोलते हैं, ऐसे ही 2 को 2 बोलते हैं। तो तुम एक बार देखना कि 1 जैसे लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जैसे 1 लिखते हैं, या फिर मराठी में या फिर बंगला में 1 जैसे लिखते हैं, सेम है? सेम नहीं है। 1 हो गया ये। तुम कैसे लिखते हो मराठी में? ऐसे करके ना, सेम नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 अगर ऐसे लिख देते तब ना अलग होता, तब ना अलग बोलते। सेम सिंगल लाइन ही है ना, 2 ऐसे लिखते हैं तो सेम ही हुआ ना, बस यहाँ से वहाँ गया है। बाकी सब नंबर्स कैसे लिखते हैं, वो जीरो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी सेम लिखते हैं। तो यहाँ से मैथमेटिक्स वहाँ गया। इस बात को याद रखना कि हमने पूरे वर्ल्ड को सिखाया है। बेसिक क्लास 10 तक का जितना भी सिलेबस है ना, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, ठीक है? बहुत जन बोलते हैं कि अलजेब्रा जो है मिडिल ईस्ट से निकला हुआ है, ठीक है? बट वो भी अलजेब्रा जिस बंदे ने बुक लिखा था उस बुक का नाम था हिंदू नंबर सिस्टम। वो यहाँ के नंबर्स को उसने अपने बुक में, इसके इंडिया के नंबर सिस्टम से या फिर मैथमेटिक्स के ऊपर उसने बुक लिखा था। अब उसके जिसने जो उसने थ्योरी उस बुक में लिखी थी, उसको जब जैसे ही यूरोप में वो जाता है बुक, तो उसके नाम से फेमस हो जाता है वो बुक। और वो जिसने
और एक नया कॉन्सेप्ट आता है एलजेब्रा का, क्योंकि उसका नाम एलजेब ऐसा करके कुछ था, तो एलजेब्रा भी यहाँ से निकला है। तो क्लास 10 तक जितना भी मैथ्स पढ़े हो ना, मैक्सिमम में इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आया? लेकिन उसके बाद पीछे छूट गए हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च होने लगा, साइंस आगे बढ़ने लगा, तब तक हम लोग यहाँ पे कब्जे में थे। और वहाँ पे क्या था, सोसाइटी खुलने लगा, एक्सपेरिमेंट होने लगे, नए नए चीज़ें खोजी जाने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते। ठीक है, तो उस समय हम लोग पीछे छूट गए। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और जितने भी हायर मैथमेटिक्स है ना, वो सब हम लोग पीछे छूट गए। ठीक है, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल तक जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो हमने पूरे विश्व को हमने सिखाया। ठीक है, तो इस बात का गर्व होना चाहिए। आगे करते हैं। जीरो की हमने देखा। अब तुमसे पूछता हूँ, प्राइम नंबर्स जो हैं, इसको इस सर्कल में कहाँ पे फिट करोगे? बताओ। अगर तुमने इस पूरे सर्कल को या फिर जो पूरा पिक्चर है उसको समझा है, तुमको बताना है प्राइम नंबर को कहाँ डालोगे। नेचुरल और होल नंबर के बीच में बोल रहा है वो। नेचुरल नंबर के अंदर कि नेचुरल और होल नंबर के अंदर, कहाँ पे? न तुम देखो, सिंपल है। कभी जब भी तो तुम कोई क्वेश्चन पूछे ना तुमको, ये मैथमेटिक्स का एक कॉमन टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि जो तुमको क्वेश्चन पूछा उसका वैल्यू देखो और इसका वैल्यू देखो और डायरेक्टली कंपेयर करके देख लो। सिंपल। क्या होता है प्राइम नंबर्स? पहला प्राइम नंबर क्या है? शाबाश। कौन बोला 1? वन प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, पहले ये भी डिस्कस कर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, पहला होल नंबर 0 होता है, सबसे छोटा इंटीजर माइनस इन्फिनिटी। छोटा नहीं बोलेंगे, नेगेटिव बोलना चाहिए, बेटर वर्ड होगा। रियल नंबर सबका वही है। तो हम लोग क्या थे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर इज नॉट 1, इट्स एन इवन नंबर 2। 2 ही अकेला इवन नंबर है प्राइम नंबर्स में। इवन नंबर समझ में आता है ना, जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको बोलते हैं इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑड। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद उसके बाद उसके बाद शाबाश, स्कूल का याद आ रहा है लगता है सबको। तो कहना ये चाहता हूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और ओनली इवन नंबर इनसाइड प्राइम नंबर्स इज 2। ठीक है, याद रहेगा। तो इस सर्कल को कहाँ डालें? इसका अगर सेट बनाना होता है, इसके अंदर डालना होता है, तो कहाँ डालें? आंसर चेंज करना है, कहाँ डालना चाहिए? हाँ, नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ पे और एक सर्कल बना के डालना चाहिए, क्योंकि ये 2, 3, 5, 7 इसके अंदर ही आता होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इवन नंबर्स को कहाँ डालें? इवन नंबर सोच समझ के, उधर ही उधर मत करो, पहले सोचो। इवन नंबर्स को डालना है। इवन ये तो प्राइम नंबर्स थे। मैं ये इसलिए एक्सरसाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि कैसे आपस में सब कनेक्टेड है ना। ये हो गया प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स को डालना है। अब बताओ पहले इवन नंबर्स होते कौन कौन से हैं? 2। अच्छा, अब देखो मैं पूछता हूँ मेन सवाल, -2 क्या इवन नंबर है? अच्छा पहले वो छोड़ो, ये बताओ 0 क्या इवन नंबर है? तो बता। हाँ, सबका देख रहा है, हाँ या ना बता, सोच के बता। अभी मैंने डेफिनेशन बताया था, क्या होता है इवन नंबर? डिविजिबल बाय 2। 0 डिविजिबल बाय 2 है? जीरो है, डिविजिबल हो गया ना, आया ना आंसर। तो ये इवन नंबर है। क्यों? कि उसके इसके बाद 1 आता है, 1 ऑड है, फिर 2 इवन है, तो 1 के एक एक नंबर पे इवन आना चाहिए ना।
उससे भी लगा लेते कॉन्सेप्ट तो पता चल जाता कि जीरो है क्या है, इवन नंबर है। -1 क्या होगा, ऑड होगा। -2 क्या होगा, इवन। -4, अब सोच के बताओ, ये नहीं कि तुमने इधर से ही सोचना शुरू कर दिया, ये होगा सही तरीके से इवन नंबर के बारे में सोचना। ये हो गए इवन नंबर्स, कहाँ डाले इस सर्कल में, इंटीजर्स के अंदर, सही बताएं, इंटीजर्स के अंदर डालना। इंटीजर का सर्कल क्या होगा, यहाँ पे डालना सही होता, लेकिन इस तरह से क्यों, ताकि ऑड नंबर्स को हम लोग एक्सक्लूड कर सके। बात समझ में आया? तो सर्कल डला कैसा, आधा सर्कल ही डला। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा दिमाग शार्प हो। सिलॉग चैप्टर किया होगा रीजनिंग में, आधा ही क्यों डाला, आधा इसलिए डाला क्योंकि हमको पता है कि इस सर्कल के अंदर ऑड नंबर्स जो हैं 1, 3, 7 ये सब नहीं आने चाहिए। इसलिए मैंने सर्कल जो है ऐसे करके डाला है, ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला होना चाहिए। बात समझ में आया? ताकि ऑड नंबर्स एक्सक्लूड हो जाए। इसीलिए ये क्वेश्चन बस हल्का लग सकता है पहले में, लेकिन जब डालने जाओगे कुछ लिमिटेशंस आने लगेगी, सोचना पड़ता है, तब थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबके सब, मज़ा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थे टाइप ऑफ नंबर्स में, अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस में। इस पे जितना भी अभी हमने थ्योरी किया है, अब क्वेश्चन कर लेते, देखते कैसा क्वेश्चंस बनता है इस पे। ये रहा, सॉरी, कुछ भी डाउट होगा संग संग पूछना है, बेवकूफ़ की तरह हरकत नहीं करना है कि नहीं पूछेंगे तो आगे जाके सच में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताओ, आंसर फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, पहले आंसर बताने तो ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल। यहाँ पे जो पूछा मैं वही, इरेशनल क्या होता है, हाँ जो मतलब रूट वाले नंबर्स होते हैं उसको इरेशनल कहते हैं। सिंपल, वो रिपीट नहीं होते, कुछ भी रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग और ऑलवेज मतलब चलते जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल। लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर पूछा है। कौन से है इसमें, √9, क्योंकि हमको पता है ये हमेशा कित तो बार बार लेना पड़ेगा ना यार। अच्छा, मार्कर ले सकते हैं, अरे यार तो यही तो बढ़िया है। चलो ठीक है, आ गया क्या, बढ़िया है। गलत गलत गाइड, गलत गाइड मत किया कर। ठीक है, ठीक है, अब देख शुरू करते हैं। ये क्या है, इरेशनल। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1. शाबाश, बहुत गलत, 1.732 होता है। तो कुछ कुछ इरेशनल नंबर का ही वैल्यू याद करना है, √2, √3, √5, √7, 4 याद कर लिया, काम खत्म है। ठीक है,
वो इस PDF में भी दिया हुआ है। रूट 3 इज इरेशनल, नहीं होगा, हमें रैशनल चाहिए, क्योंकि नॉट इरेशनल मतलब रैशनल, बस पूछा नहीं डायरेक्ट रैशनल। रूट 6 क्या होता है? इरेशनल। रूट 12 क्या होता है? 2 रूट 3 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो, है ना। 4 जो है आता है ना निकालना बाहर, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा। और रूट 3 क्या होता है? 3 होता है, तो दिस इज ए रैशनल नंबर। सिंपल है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये तो हमने डील किया था, 1 है। इसमें तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो पहली बार हमने शब्द सुना टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाता है, नॉट ए टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही रहेगा, नॉट टर्मिनेट, खत्म ही नहीं होगा। कौन सा नंबर है? 1/8 क्या होता है? शाबाश, इसको शाबाशी दो, बहुत गलत आंसर है। तुम बताओ। वन बाई एट है, 1.8 नहीं है। कितना आता है ये? 1 माइक्रो सेकेंड में इसका आंसर तुमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/8 परसेंटेज चैप्टर में मैं याद दिलाता हूँ कि इसको याद करना है। 1/8 का वैल्यू 12.5% होता है। ठीक है, जब परसेंटेज कराऊंगा चैप्टर तो उसमें क्लियर कट कुछ वैल्यूज याद करने होते हैं, उसमें से ये किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 0.125। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तुम्हारे 4 भाई बहन हो तुम लोग, तो सबको कितना परसेंट करके मिलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा? 0.25 नहीं, 25%। 0.25 और 25% में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 0.25 इज 25%। ठीक है, ये सब क्लैरिटी आ जाएगा जब परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा तो। बस उसको लिखने का तरीका अलग है ना। 0.25 इज 25%। जब हम लोग परसेंटेज चैप्टर करेंगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी। 1/5 होता है 0.2, और 1/7 होता है क्या? चलता ही जाता है, 0.142856 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉट टर्मिनेटिंग है। क्लियर कट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉम्पोजिट। अच्छा, ये तुमने पहली बार शब्द सुना, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है? क्या लगता है? देखो, किसी भी चीज़ का नाम जब हम लोग रखते हैं ना, जैसे मैंने जितने भी तुमको नंबर सिस्टम्स के नाम बताए, नेचुरल से शुरू करके अलग अलग, इरेशनल, रैशनल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, उसका नाम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्यों रखा गया है? क्योंकि वैसा हरकत है उसका। तो ये कॉम्पोजिट मतलब क्या? किसी का नाम क्यों रखते हैं? वैसा हरकत होगा इसीलिए उसका नाम कॉम्पोजिट रखते हैं ना। तो कॉम्पोजिट मतलब, शब्द का मतलब तुमको पता है क्या? ये शब्द कहीं नहीं सुना पहले? दिस स्क्रीन इज composite of टेक्नोलॉजी, फाइबर, प्लास्टिक। तो कंपोजिट मतलब क्या हुआ है? अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होना। मेडिसिन हम लोग जब देखते हैं तो उसमें कंपोजिशन देखते हैं ना, कि किस में क्या केमिकल कैसे डाला हुआ है, किस रेशियो में डाला हुआ है ना। कंपोजिशन मतलब उसमें किस चीज़ों से वो बना है। ठीक है,
तो कॉम्पोजिशन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना 5 बना है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तब तो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट हो गए दुनिया में। तो ये डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे नंबर्स पे फिर वो डेफिनेशन मैच कर जाएगा कि उनको भी तोड़ तोड़ के तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो प्लस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। कॉम्पोजिट मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, मतलब फैक्टर्स कैसे करके मिलके नंबर्स को बनाए हैं, जिसको हम लोग छोटे छोटे फैक्टर्स में हम लोग तोड़ सकते हैं और वो फैक्टर्स मिलते हैं तो ये नंबर बन जाता है 9। क्योंकि 9 ही ऐसा नंबर है जो 3 × 3 लिख सकते हैं, बाकी को नहीं लिख सकते हैं। बाकी को क्या लिखेंगे, 1 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन 1 तो सबके साथ लगा होता है। यहाँ पे भी 1 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात सही है? तो तुमने ये क्वेश्चन लिखना है, कॉम्पोजिट क्या होता है, व्हेन फैक्टर्स आर मोर देन 1। ये बात यहाँ पे लिख लेना कॉम्पोजिट का डेफिनेशन में। मैं क्वेश्चंस के साथ ही डेफिनेशंस और थ्योरी समझाते चल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेना व्हेन मोर देन 1 factors excluding, ये कैसा हैंडराइटिंग है, excluding 1 नहीं इंक्लूड होना चाहिए फैक्टर के तौर पे, क्योंकि 1 तो हर जगह होगा फैक्टर के तौर पे, है ना? 1 तो हर जगह हर नंबर में लगा रहता है, ठीक है? लिखो इसको क्वेश्चन लिखने के बाद। अच्छा तुमने नीचे वाला नहीं लिखा क्या? ये वाला लिख लो बस, बाकी नंबर्स तो समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस वैसे नहीं थे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ठीक है? दिस इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर, दिस इज द ओनली कंपोजिट नंबर। समझ में आया? लिख लो। आगे बढ़े, फटाफट बढ़ते हैं। देखो इसको करो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ये तो सबको पता है 37। देखो चेक करने के लिए, हाँ ठीक है चलो, प्राइम नंबर तुमने पकड़ लिया 37। 25 तो डिवाइड होता है 5 से, 14 डिवाइड होता है 2 से, ये भी 2 से डिविजिबल पकड़ लिया। जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जाएगा प्राइम नंबर्स पकड़ने में और टाइम लगेगा, है ना? इसका आंसर तो 37 है, तुमने राइट पकड़ा। चलो इसका बताओ। 205, बहुत अच्छे से गलत आंसर दिया तुमने। 5 से डिवाइड होता है 205, 201। चंदा थोड़ी है। देखो सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि किसी भी बड़े नंबर का तुमको चेक करना है ना, तुमको बस इसके स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट जो आएगा ना आसपास, उसके नंबर तक ही तुमको जाके प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 211 किसका स्क्वायर रूट इसके आसपास होगा? इसका स्क्वायर रूट कहाँ तक होगा? 200। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर इसके आसपास आता है क्या? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 14 का कितना होता है? 196। तो हमको पता है ये 14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 14 के अबव कुछ आंसर आना चाहिए। तो यहाँ तक के प्राइम नंबर से बस तुमको 14 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, या 14 तक उसके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उससे बस डिवाइड करके तुमको चेक करना है। ये प्रोसेस तुमको लंबा लग सकता है कि मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, लेकिन जैसे ही नंबर बड़ा होने लगेगा ना और भी 4 डिजिट में जाने लगेगा, तब तुमको तुम्हारा हालत ख़राब होने लगेगा, क्योंकि सब नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो फास्ट तरीका क्या है कि 14 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है, कौन कौन से? 2, 3, 5,
7, 11 इतना ही है, 13 एक बच गया सॉरी। इनसे ही बस डिवाइड करके चेक करते हैं कि डिविजिबल होते हैं कि नहीं। अगर इनसे डिविजिबल नहीं होते तो ऊपर और किसी से चेक करने का जरूरत नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होंगे। बात समझ में आया कैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं? उस नंबर का स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन पकड़ो और वहां तक के प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक कर लो। वहां तक अगर नहीं डिविजिबल हुआ तो कहीं पे नहीं होंगे। और 201 का देखते हैं, 2 से तो नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ पे डिजिट इवन डिजिट है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में यहाँ पे और डिजिट है तो इसलिए ये इवन नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 2 से, 3 से, 201 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। 18 चला गया, 3 से इसको 3 से डिवाइड किया, 18 चला गया, कितना बच गया? 2 बचा। 21 3 से डिवाइड होता है ना? ये कितने टाइम हो गया? 67 टाइम, ये तो सही तो लिख रहा था, 67 टाइम्स में कट जाता है। तुमको 67 निकालने का ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए, मतलब चेक करो कि डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने कैसे पता किया? जितने भी प्राइम नंबर से सबसे छोटे से शुरू करेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से तो नहीं हुआ लेकिन 3 से हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 203 में। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, होगा? नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। 3 से करते हैं, नहीं होगा। 5 से कभी नहीं होने वाला, लास्ट डिजिट 5 होता या फिर 0 होता तभी होता है ना। 7 से हो रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है, कड़े आ रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर आ गया 205, ये तो दिख रहा है डायरेक्ट कि 5 से डिविजिबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। बच गया एक ही ऑप्शन, इसको डिवाइड करके देख लो, किसी से भी नहीं होगा। और तुमको 2 से लेके 13 तक ही करना है, उससे आगे जाके और किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ये करेक्ट टेक्निक है प्राइम नंबर चेक करने का। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को लिखो, इस आंसर को लिखो, इसमें लिख लेना। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेना, टू चेक फॉर प्राइम नंबर टेक, पहला स्टेप है अप्रॉक्स रूट वैल्यू ऑफ नंबर। सेकेंड स्टेप क्या है? पहले तो रूट वैल्यू लेना है उसका। सेकेंड स्टेप होगा चेक प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी। हैंडराइटिंग बहुत गंदा आ रहा है। प्राइम नंबर, ये डिविजिबिलिटी है, ठीक है, डिविजिबिलिटी अप टू रूट वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते रूट वैल्यू तक। ठीक है, सारे प्राइम नंबर सुन ले चाहिए। चेक प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 2 से किया, फिर 3 से किया, 5 से किया, उसके बाद ये नहीं कि 6 से करके चेक कर रहे हो। ठीक है, वो 6 से करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 6 क्या होता है 2 इंटू 3, तो 2 और 3 से तो तुमने पहले ही चेक कर लिया। बात समझ में आया ना? 2 स्टेप में हम लोग चेक करते हैं। पहला स्टेप क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पकड़ो, जिस नंबर का रूट वैल्यू पकड़ो, अप्रॉक्सीमेट, अपना कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, जिसका भी डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, उसका उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। कहाँ तक? जब तक वो रूट वैल्यू जो तुम्हारा आया था उधर तक कोई प्राइम नंबर पहुँचता नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा था रूट वैल्यू 14, तो हमने इसको 13 तक प्राइम नंबर तक चेक कर सकते हैं।
13 के बाद क्या आता था 17, 17 से नहीं करेंगे चेक। बात समझ में आया ना? क्लियर कर दे दिमाग में, लिख लो इस बात को, ताकि जब रिवीजन करो तब ये नहीं होना चाहिए कि तुम फिर से सोच रहे हो कि मैंने क्या बताया था। हालांकि ये वीडियो फिर वो QR कोड के फॉर्म में लगा दूंगा मैं, बट तुम्हारे लिए इजी रहेगा कि तुम्हारा सामने ही लिखा हो। करेक्ट? लिखो इसको फटाफट। हो गया? मजा आ रहा है ना? डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना कुछ भी? सिंपल है। डिलीट कर दो। अब आ गया ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे पहले सुन तो लो, डेफिनेशन तो क्या होता है। क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ कि मैं तुमको पढ़ा सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो मैं पढ़ा सकता था, बट मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, फिर बता रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ताकि एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में डील कर ले थ्योरी के साथ। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि एक नेचुरल नंबर जब हो उसका स्क्वायर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले सब थ्योरी समझा दिया था, ताकि जैसे जैसे मैं शब्दों को यूज़ करूँ तुमको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 11.5 का स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है 11.5। 11 नेचुरल नंबर है। करेक्ट? तो 11 का स्क्वायर होता है 121, अगर तुमको स्क्वायर याद हो तो। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ तक स्क्वायर याद करना चाहिए? 25 तक कम से कम याद करो। तुम और भी आगे निकलना चाहते हो तो 40-50 तक याद कर लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि फटाफट रिकॉल होता है ना, तो एक अलग ही वैल्यू होता है उसका, स्पीड इंक्रीज होता है एग्जाम में। तो राइट आंसर शुड बी ऑल ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए परफेक्ट नंबर? परफेक्ट स्क्वायर तो हमने सुना, अब परफेक्ट नंबर क्या होता है बताइए, गेस कीजिए। बताता हूँ, सोचो कि मान लो ये 12 है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर समझ में आता है ना, जिससे ये डिविजिबल हो सकता है। सारे नंबर्स के एक फैक्टर जो होता है कॉमन होता है, कौन है वो नंबर? 1। और दूसरा वो नंबर क्या होता है जो सब में कॉमन होते हैं? वो नंबर इटसेल्फ है ना, 12 होता है। करेक्ट? लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जब हम लोग परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन लेते हैं। तो और कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो गए? 12 के कौन कौन से और फैक्टर बच गए? 2 और हाँ पहले 3 आएगा ना, 3 और 4 और 6 और नहीं होता। 12 तो खुद हो गया ना, 12 खुद फैक्टर होता है, लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस डेफिनेशन के लिए, परफेक्ट नंबर के डेफिनेशन के लिए उसको नहीं कंसिडर। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 कितना होता है? शाबाश, कितना होता है? 1 मिनट होता है। लेकिन अगर हम लोग इस 4 को अगर कट कर दें, ठीक है, 1 मिनट, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, कितना हुआ अब? 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो फैक्टर्स जो एक बार रिपीट हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उनके सम्स को अगर इक्वल टू 12 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उसको परफेक्ट नंबर।
4 इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि 2 जो था इसमें एक बार हम लोग ले चुके थे। तो 6 बोल सकते हो कि 6 को भी फिर कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें 2 और 3 आ चुका था, है ना। लेकिन हम लोग 6 को इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग फैक्टर्स है, एक ही फैक्टर नहीं है। इसमें सिर्फ 2 थे, है ना, लेकिन इसमें क्या है 2 3 दोनों है, एक ही नहीं है सिर्फ। तो ऐसे फैक्टर्स को ऐड करके जब नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। बात समझ में आया? बस ऐसा ही है। 6 का क्या क्या फैक्टर्स है, कितना हुआ ऐड करके, तो ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, 7, सॉरी 4 मैंने लिखा है, क्यों नहीं, 4 पहले, हाँ, उसके बाद 7, उसके बाद 14, चार को कट करें, 14 नहीं नहीं 28 होना चाहिए, 28 हुआ। एक मिनट, सॉरी एक चीज़ मैंने गलत बता दिया, 4 को कंसीडर करेंगे, जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी सॉरी एक गलत बता दिया मैंने, ये 4 भी कंसीडर होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 6 कितना आता है, 16 आता है। तो ये परफेक्ट नहीं होगा, सॉरी परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है, सारे फैक्टर्स को ऐड करते हैं उसको छोड़ के, ठीक है। तो 6 होगा और 28 होगा। उसी तरह 496 पहले से ही बता देता हूँ, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। सेम चीज़ होता है, इसके जितने भी फैक्टर्स को ऐड करोगे तो सबसे छोटा ये जो होता है परफेक्ट नंबर, अरे यार वही, इसीलिए तो मैं बोलो गलत क्यों कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, तो ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है, ये होगा और ये नहीं होगा, मतलब यही राइट आंसर होगा। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट नंबर बोला था। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसके सब फैक्टर्स को ऐड कर दें उस नंबर को छोड़ के, तो वो उतना वैल्यू होना चाहिए। जैसे 6 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 6 का फैक्टर्स क्या है, 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 28 को भी फैक्टर्स है 1 2 4 7 और 14, 28 को नहीं कंसीडर करेंगे, सबको ऐड करके 28 होता है। उसी तरह 496 का भी होगा, ठीक है, टाइम शॉर्ट है इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन बस 12 का नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली ये 4 कंसिडर होगा, गलती कर दिया था, ठीक है। 16 आ रहा है इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ में आया डेफिनेशन? तो ये हो गया परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट नंबर क्या हो गया, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सबको ऐड करके वो नंबर होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, है ना। एक्सक्लूडिंग जैसे 496 का निकालना है तो 496 को फैक्टर के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे, ऑल्दो वो एक फैक्टर है। बस यही था, ठीक है, समझ में आया? आज इतना तक ही रखते हैं। डेफिनेशन हमने पूरा आज फटाफट कर ले गया, इस पार्ट को कर ही लेते हैं ताकि नहीं तो फिर स्लो हो जाएंगे हम लोग। कीप क्या क्लीन, सॉरी, फटाफट करते हैं। 9 का आंसर बताओ। फटाफट फटाफट। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 किस, व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर, किस नंबर जो ऑप्शंस में है वो मैच करता है? ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस ही है, हमने 8 क्वेश्चन कर लिया, 7 क्वेश्चन फटाफट करते हैं तो हमारा ये पहला चैप्टर शुरू खत्म हो जाएगा। सेक्शन शुरू होते ही, नंबर सिस्टम का सेक्शन शुरू होते ही ये टाइप ऑफ नंबर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट करते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ,
थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी जनरल कंडीशन दिया हो तो सीधा एक वैल्यू पकड़ो और उसमें डाल दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। मैंने पूछा था उस समय कि प्राइम नंबर्स किस सर्कल में फिट करें, तो क्या था, प्राइम नंबर्स को हमने पहले देखा कौन कौन से वैल्यू है, उसको हमने देखा, फिर बाकी नंबर्स को देखा, डायरेक्ट रिलेशन पता चल गया। तो जैसे ही यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि एक जनरल कंडीशन दिया हुआ है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो तुम क्या करो, ये तो जनरल कंडीशन है तो कोई भी एक जनरल वैल्यू पकड़ लो। n इज ए नेचुरल नंबर, सबसे बढ़िया नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होगा, कौन सा नंबर है वो, तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, वन, वन को डालो n में, वन, वन इंटू वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री, ये क्या उर्दू लिख रहा हूँ यार, वन इंटू टू इंटू थ्री, कितना हुआ 6। जब n नेचुरल नंबर ही है और 1 से नीचे तुम जा ही नहीं सकते, तो तुमने 1 को पुट किया सबसे पहले, तो आंसर आया 6। तो 6 से नीचे कोई नंबर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा होगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझा। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, कोई भी एक नंबर है उसको इस फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। जैसे कोई एक नंबर है 1 इंटू टू इंटू थ्री, उसको मैं डायरेक्टली 1 इंटू टू इंटू थ्री 6 क्या होता है, 6 ना लिख के मैं उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में, तो बता वो नंबर कौन सा है इन चारों में से, यही है क्वेश्चन। तो तुमको तो एक जनरल कंडीशन दे दिया है ना, एज्यूम कर सकते हो तुम, अगर तुमको नेचुरल नंबर बोला है तो तुम सबसे छोटा नेचुरल नंबर को एज्यूम करोगे। बात समझ में आया, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 को डाल के देख लो कंडीशन मैच होता है कि नहीं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी तुम ऐसे कर सकते हो जहाँ पे जनरल कंडीशन दिया हुआ है, पूरा मैथमेटिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं बता रहा हूँ, पूरा मैथमेटिक्स में अगर तुमको कोई जनरल कंडीशन देता है, सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू जो उस डेफिनेशन को मैच करता है उसको डाल दो, आंसर तुम्हारे सामने होगा हमेशा, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमने सबसे छोटा नंबर जो था 1 को डाला, 1 1 1 पुट किए तो आंसर है 1 इंटू टू इंटू थ्री। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता था 6, इससे बड़ा वैल्यू क्या होता, इसके बाद इसमें 2 पुट करते हैं, 2 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4, तो 2 इंटू थ्री इंटू फोर कितना होता है 24। तो 6 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में अगर होता 24 तो वो राइट हो सकता था, बाकी सारे नहीं राइट होते हैं। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ए प्राइम नंबर, बताओ, ये टेक्निक मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही। क्या करेंगे, 89 का स्क्वायर रूट सोचेंगे, या फिर सोचेंगे किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर 89 के आसपास होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर 100, इससे आगे चले गए, मतलब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर अगर 81 होता है तो तुमको 9 तक ही प्राइम नंबर से चेक करना है। तो पहले 2 से करो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, उसके बाद किसी से नहीं चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट आता है उसके बाद 11, उसे तुम नहीं चेक करोगे क्योंकि वो 9 से बड़ा है। 2 से चेक करो, नहीं होगा, करेक्ट। 3 से नहीं हो रहा है, 90 होता तब कटता। 4 प्राइम नंबर से सिर्फ चेक कर सकते हैं, 5 से नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, इधर ध्यान दे, 7 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 के बाद क्या किससे करना है 11 से तो करना ही नहीं था क्योंकि 9 तक इसका वैल्यू आ रहा था, और 9 से भी नहीं करना है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है प्राइम नंबर है, अच्छा ये प्राइम नंबर ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है।
87 3 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्राइम नंबर नहीं है। 74 सॉरी 79 है। 79 3 से डिवाइड होता है क्या? 2 से तो नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा है, तो और आगे नहीं होना चाहिए, तो ये भी प्राइम नंबर है। 97 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बस एक ही गया, बच एक ही गया हमारा नॉट ए प्राइम नंबर। ये समझ में आया ना कैसे फटाफट कर रहे हैं? नहीं तो बाकी नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे तो लंबा टाइम लगेगा। ये बताओ, नंबर 323 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 5 प्राइम फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स, नो प्राइम फैक्टर्स। तो 323 को हमने करना क्या होगा? फैक्टर्स उसके पता करने के लिए वही प्राइम नंबर से डिवाइड करके एक एक करके चेक करो। लेकिन उसका हमें एक टेक्निक पता है कि कहाँ तक ही चेक करना है, जहाँ तक उसका स्क्वायर रूट का आसपास का वैल्यू हो। किसका स्क्वायर 323 के आसपास होता है? सेवनटीन का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, तो 70 का स्क्वायर तक ही 17 ही इसका आसपास का रूट का वैल्यू है, 17 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, तो बस 17 तक ही हम लोग करके देखेंगे। करेक्ट? तो इसको पहले 323 से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 से लेके वो सबसे डिवाइड करो। 2 से डिविजिबल होता है 323? नहीं होता है। 5 से नहीं, सॉरी 3 से होता है क्या? हाँ, लास्ट में 3 है तो ज़रूरी नहीं है ना 3 से डिवाइड हो। नहीं होता है 3 से। 5 से नहीं होता है। 7 से होता है कि नहीं होता? उसके बाद क्या बच गया? 11 से, 13 से, करो मैथ्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए। 13 से नहीं होगा? 13 2 ज़ा 26 बच गया, 4 और 2 63। 13 से नहीं होता, उसके बाद वो भी 13 के टेबल में नहीं आता। 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद क्या आता है? 17। 17 से डिवाइड करके देखो, होता है क्या? सेवनटीन से भी नहीं होता। थ्री 23 प्लस 17 कितना होता है? 340। वहीं से तो दिख रहा है कि 340 डिविजिबल होगा 17 से। 17 से डिविजिबल है। 17 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? 17 से डिवाइड किया, बच गया कितना? 17 से डिवाइड करने के बाद 32 में 15, 153 बचा कि नहीं बचा? 153 17 के टेबल में आता है क्या? 9 टाइम्स आता है। याद होना चाहिए 17 का टेबल। नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप सभी से, ठीक है? 17 के टेबल में आता है, तो ये इसका फैक्टर्स क्या आ गए? 17 इंटू क्या मैं बताया था? 20 बताया था क्या? 19 बताया था। 17 इंटू 19 यही था ना? हाँ ठीक है। 17 इंटू 19 होगा इसके फैक्टर्स। कितने प्राइम फैक्टर्स है इसके? 17 और 19, ठीक है? 17 से डिविजिबल हमने किया
तो दूसरा भी एक इसका फैक्टर हमें मिल गया 19। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए? 2 प्राइम फैक्टर्स। समझ गए ना? एक ही चीज़ को तीसरी बार बताया हूँ। इसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ किए हम लोग। ठीक है, फटाफट करते आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90 क्या होगा? देखने में लगता है कि क्या पूछ लिया है, दिमाग झन्ना गया है, इतना नंबर्स कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वैसा है नहीं। क्वेश्चन उस चीज़ का नहीं है मल्टीप्लिकेशन का, क्वेश्चन इस चीज़ का है कि पहले तुम खोजो कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से इसके बीच में है ना। तो तुमको यही टेक्निक यूज करके पहले प्राइम नंबर्स निकालना है। एक बार प्राइम नंबर्स मिल गया ना, तुम आंसर देख के बता दोगे, तुमको और कुछ नहीं चाहिए करने के लिए। ठीक है, तो हमको पता है प्राइम नंबर्स इसके बीच में क्या होगा। 81 होगा क्या प्राइम नंबर? नहीं होगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, नहीं होगा 81। 82 होगा क्या? नहीं होगा। 83 होगा क्या? होता है, 83 है। 84 होगा क्या? नहीं होगा। और क्या ऑड होना चाहिए कम से कम, ये तो 84 इवन नंबर है। 85 होगा क्या? 85 5 से डिविजिबल होता है। 86 होगा क्या? नहीं होगा। 87 नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होता है। हाँ, उसके बाद क्या आ गया? 88 होगा क्या? 88 नहीं होगा, इवन है। 89 हो सकता है। तो बेसिकली मल्टीप्लाई क्या करना है? 83 और 89 को। बस देख के ही पता चल गया। बस दिखने में शुरू में हार्ड लग रहा था। बात समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करते कैसे हैं? पहले इसका स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। किसके पास ये है? कौन सा नंबर का स्क्वायर इससे जस्ट छोटा है? 17। 17 का स्क्वायर होता है कितना? 289। ये 2 है, ठीक है, 289। तो मतलब 17 ही, 17 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए था। पॉइंट क्या होना चाहिए? वी डोंट केयर। हमें पता है 17 तक जितने प्राइम नंबर आते हैं, 17 तक जितने प्राइम नंबर आते हैं, अगर 17 प्राइम नंबर है तो इंक्लूडिंग 17, वहां तक तुमको डिवाइड करके उन प्राइम नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर से चेक करना पड़ेगा। अगर 299 को चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि 299 प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको चेक कैसे करें, मैं वो बता रहा हूँ। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ये प्राइम नंबर्स हैं। सबको पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से नहीं डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 1 से डिवाइड? 1 यूनिवर्सल नहीं है। सही आंसर क्या होगा कि सारे नंबर 1 से डिवाइड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी ने बोल दिया होगा बुक में, इसलिए क्या? क्योंकि 1 1 1 ऐड करोगे ही तो सब नंबर बनते हैं ना। 1 यूनिट है, इसलिए 1 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 1 को जोड़ के ही बाकी सारे नंबर्स बनते हैं, इसलिए। बात समझ में आया? अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाओगे, अच्छा वो सब छोड़ दो, बात समझ में आया ना? यूनिट 1 है इसलिए। तो अब मान लो इसको 299 को चेक करना है, तो पहले तुम 2 से डिवाइड करके देखोगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से। अब ऐसा नहीं करोगे कि 21 से भी डिवाइड करके हम लोग देख लें, 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो और किसी भी नॉन प्राइम नंबर से डिवाइड करके नहीं चेक करना है 299 को कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। बात समझ में आया? अगर इन सारे नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब वो प्राइम नंबर है 299। ठीक है, तो सेम टेक्निक लगाना है ऑप्शंस में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 299।
तो पहला नंबर क्या है 319। 319 को चेक करें, डिवाइड नहीं हो रहे तब प्राइम नंबर है, डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट खुद से और 1 से। तो 319 के जस्ट स्क्वायर रूट किसके आसपास है? 17 का हमने पता क्या किया था 289। 18 का कितना होता है 324। तो 320 18 तो कभी नहीं होने वाला, तो फिर से इसको 17 तक ही करके देखना था हम लोग को, यहाँ तक करके देखना है बस। तो 319 को पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट नंबर 9 है तो करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल बात। 3 से करेंगे, 3 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 5 से नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए था एंड में, तब 5 से डिविजिबल होता है। 5 हो गया। 7 से करो, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करो, 11 से हो रहा है क्या? 22 और 99 डिवाइड हो रहा है, मतलब गलत बताए थे, ये गलत आंसर है, मतलब ये नहीं हो सकता। यही पूछा था ना प्राइम नंबर क्या है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 11 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर 357, इसका फिर से स्क्वायर रूट क्या आएगा? अरे पहले जंप मत करो, एक साथ चलते हैं। 357 स्क्वायर रूट कितना है आसपास? 18 का कितना होता है? 19 का 361 इससे ज़्यादा है, 19 का कंसीडर नहीं करेंगे। 18 के ही 18 या 18 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 18 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो 17 तक फिर से वापस चेक करना है, करेक्ट। अब 357 को पहले 2 से करके देखेंगे, जरूरत ही नहीं है। 3 से करो, हो जाएगा। 360 दिख रहा है और 3 ऐड कर देंगे तो 360 हो जाता है, 360 तो डिविजिबल होता है, तो ये भी गलत है। देखो ये सोचने में, मैं तुमको समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे तुम प्रैक्टिस में आओगे तुम देख के बता दोगे 2 3 ऐसे डिवाइड करके चेक कर रहे हो, ऐसे ही दिख जाता है। नेक्स्ट 247, सॉरी 347, 347 को वही काम करें, सेम है, 17 तक देख लेते हैं, है ना। पहले 2 से करते हैं, नहीं होगा। 3 से करो, 3 से भी नहीं हुआ। नेक्स्ट किस से करना चाहिए? नेक्स्ट कौन सा नंबर होना चाहिए? 5। हाँ 5 से हुआ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता है जो 5 से डिविजिबल होता है। उसके बाद 7 से करें, 7 से नहीं होगा, नहीं होगा। 11 से, 13 से, इससे क्या पता, तुमको टाइम लग रहा है, इससे क्या पता चले पता है? 13 का टेबल बढ़िया से याद नहीं है ना। टेबल एकदम याद होना चाहिए, सटाक सट दिमाग में आना चाहिए। और टेबल याद कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ, रिवर्स में भी याद करो। 13 7 से क्या होता है? 91। लेकिन जब मैं तुमको पूछूं 91 तो तुमको बताना चाहिए 13 इंटू 7। रिवर्स में भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ये हिट करेगा तुमको कि 91 मैंने कहाँ देखा था, 13 और 7 के फैक्टर में देखा था। प्राइम नंबर्स खोजना होगा 100 के नीचे या 200 के नीचे, तो तुम देख लोगे कि ये अगर टेबल में तुमने उस नंबर को याद किया है तब वो प्राइम नंबर नहीं है। 91 देखने में लगता है कि प्राइम नंबर है, बट है नहीं। लगता है ना फर्स्ट ग्लांस में कि 91 शायद प्राइम नंबर हो सकता है ना, तो ये है नहीं। तो ये सब जितना टेबल अच्छे तरह से वो भी रिवर्स में भी याद करोगे तो उतना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रांग होता है कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? तो हम बता रहे थे 347 किससे ट्राई किए थे लास्ट? 11 से, 11 से नहीं हुआ था। 17 से, सॉरी 13 से, 13 से भी नहीं हुआ था। 17 से, 17 से भी नहीं हो रहा। अब यहां तक 17 के बाद ट्राई करेंगे क्या? 19 से ट्राई करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यही टेक्निक है। अब टेक्निक का यही फायदा मिला तुमको कि रूट वाला अगर तुमको पता है तो तुमको मेथड,
तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 17 के ऊपर अब ट्राई करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि फैक्टर्स जब भी होते हैं पेयर में होते हैं। एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स 3 और 2 है, 3 अगर खोज लिए या फिर 2 खोज लिए तो 3 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट तक ही देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायर रूट इसका कितना होगा 6 का 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो हम लोग सिर्फ 2 तक डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि अगर 2 खोज लेंगे तो 3 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट तक ही देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल बताता हूँ। 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 प्राइम नंबर है कि नहीं ये चेक करना है, तो 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो पहले इसको हम लोग कहाँ तक डिवाइड करके देख सकते हैं 3 तक। तो पहले 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 इंटू 5, एक फैक्टर्स ये पता चल गए। फिर 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 इसका फैक्टर है क्या, नहीं है। तो पता क्या चला कि देखो फिर पेयर में आ गए, तो 5 तुमको 5 से डिवाइड तक करने का जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, 3 तक ही देखना था, 2 के बाद 3 तक। बात समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमेशा पेयर में रहते हैं। इसके दो फैक्टर्स और हैं 1 और 10, मिलके कितने होते हैं वापस 10। इसीलिए हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, इसलिए उसके दो फैक्टर्स होते हैं हर एक नंबर के, क्योंकि वो हमेशा जोड़ी में रहते हैं। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस नंबर मिल जाना चाहिए। उसी तरह जैसे 2 इंटू 5 है तो वापस नंबर मिल गया, जोड़ी में हमेशा। समझ में आया? इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट तक देखते हैं, इस मेथड के चलते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम नंबर होने का चांसेस क्या है 100%। ठीक है, फिर भी तुम मन की शांति के लिए एक बार 351 यहाँ पे देख लो ट्राई करके, एग्जाम में हॉल में नहीं देखना है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हम एग्जाम हॉल में चेक ही नहीं करेंगे। 3 में अगर तुम्हारा आ गया किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ठीक है। 351 3 से करें पहले, 3 से ही हो जाएगा, क्योंकि 51 मतलब क्या होता है, किसके टेबल में देखियो 51 17 के टेबल में। अगर तुमने 17 का टेबल याद किया होगा 17 इंटू 3 आता है, इसलिए 51 को उल्टा में याद करने को बोलता हूँ सारे नंबर्स को टेबल में, क्योंकि 51 तुम देखे होगे वहां पे कि 51 मतलब 17 इंटू 3 होता है, तो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इज 347। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, चलो और ऑप्शन में बढ़ा देता हूँ। ऑप्शन ई -8, बताओ। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या है। -8। स्मॉलेस्ट में नेगेटिव में भी हम लोग जा सकते हैं, इवन नंबर्स कैन ऑल्सो भी नेगेटिव, है ना। अगर -8 नहीं होता तो राइट आंसर क्या था 0। ठीक है, दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर। शाबाश 2, शाबाशी दो उसको कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर, इसीलिए क्वेश्चन डाला हुआ था। 0 है आंसर, 2 नहीं है। क्यों? 0 इवन नंबर है कि नहीं, तो हम लोग बात उठता है कि इवन नंबर होता क्या है, डेफिनेशन क्या होना चाहिए इवन नंबर का। डिविजिबल बाय 2। इज 0 डिविजिबल बाय 2? यस, आंसर भले ही 0 आया लेकिन इट इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड लॉजिक -3 -2 -1 0 1 2 3। इवन इवन इवन, ऑड 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 इवन ऑड इवन, उस लॉजिक से भी बोल सकते थे। इसलिए 0 इज ए
इवन नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट इस ऑप्शंस में, नंबर्स में स्मॉलेस्ट नहीं है। विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? माइनस इंफिनिटी। सही बात है। फाइनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, हो गया यहाँ पे क्वेश्चंस। इसको मिटाने का भी जरूरत नहीं था। मैं कैसे गया था यहाँ से? बैक स्टेज। इसको कीजिए, ये यूपीएससी का प्री में पूछा गया सी सेट का पेपर का क्वेश्चन है। देखने में इंटीमेटिंग लग सकता है बट है इजी। कीजिए इसको। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर ले चलता हूँ। करो इसको, फटाफट करो। क्या बाबू? बट लास्ट लेक्चर का ना ऑडियो चला गया था, बैटरी खत्म हो गया लास्ट पार्ट में, तो इसलिए फिर से एक बार करा दे रहा हूँ। चलो ठीक है। देखने में थोड़ा लग सकता है कि यूपीएससी में पूछा है तो टफ हो सकता है, बट है नहीं, सिंपल है। एक क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक मैंने बताया था, क्या था वो ना? ये किस तरह का क्वेश्चन है? जनरलाइजेशन का क्वेश्चन है। जब भी तुमको मैथ्स में हर पेपर उठा लोगे प्रीवियस ईयर का, देखोगे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे ही रहते हैं कि कुछ एक जनरल कंडीशन दिया रहता है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू बताया था क्या किसी चीज का? नहीं बताया, तो मतलब जनरल कंडीशन है। तो जब भी जनरल कंडीशन दिया जाता है, इसका फायदा तुम ऐसे उठा सकते हो कि उस जनरल कंडीशन का मिनिमम वैल्यू तुम क्वेश्चन में डाल के देख लो, क्वेश्चन का आंसर तुमको दिख जाएगा। ठीक है, क्या बोला? जनरल कंडीशन में उस जनरल कंडीशन के मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका डेफिनेशन तो पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा डेफिनेशन आप लोग के साथ शेयर किया है। एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। अब इसको सेलेक्ट करना है, राइट, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन सबको पता है। कॉम्पोजिट नंबर, डेफिनेशन सबको पता है क्या? लास्ट क्लास में तो बताया था, फिर से बता देता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर हो गया जैसे 6 मेड अप ऑफ 2 and 3। मल्टीप्लिकेशन से बना हो मतलब फैक्टर्स उसके 2 से ज्यादा हो, क्योंकि हर एक नंबर का 2 फैक्टर तो होते ही हैं, खुद और 1, ये 2 फैक्टर होते हैं। मतलब फैक्टर जिसका 2 से ज्यादा हो, और फैक्टर 2 से ज्यादा नेक्स्ट कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 के बाद कितने फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के? 3 कि 4? किसी भी 4, क्योंकि जोड़ी में आते हैं हमेशा। थोड़ी देर पहले बताया, किसी नंबर के 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 के बाद कितने फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के? 6, 8, ऐसे करके फैक्टर्स बढ़ते हैं। ठीक है, डबल डबल करके। तो 6 के क्या 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, एक्स्ट्रा कौन से फैक्टर्स है? 2 और 3। तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एग्जांपल है अगर 21 इज अ कंपोजिट नंबर, 7 into 3, और कुछ भी हो सकता है 18, 3 into 6, या फिर 2 into 9, ऐसे करके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। करेक्ट है ना? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझ में आया? प्राइम नंबर का डेफिनेशन तुमको पहले से पता था। अब क्वेश्चन करते देखो कैसे। प्राइम नंबर्स क्या क्या तुमको पता है? 2, 3, तो ये मिनिमम वैल्यूज है। इसको और कंपोजिट नंबर के मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं? ये, और इसके बाद मान लो इसको एक मान लेते हैं। एक इवन नंबर लिए, एक ऑड नंबर लिए, एक इवन नंबर लिए, एक ऑड नंबर लिए। इसलिए लिए क्योंकि ये ऑड इवन वाला कुछ स्टेटमेंट में बोल रहा था। क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया है ना? प्राइम नंबर होता है P, कॉम्पोजिट नंबर होता है C,
तो p प्लस सी बाई p माइनस सी कैन बी इवन, कैन बी इवन, कैन शब्द का यूज किया है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है एक तरह से, होगा ही होगा ये नहीं बोला है, कैन बी इवन, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में हम लोग लेंगे क्या क्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 6 को ले सकते हैं, 4 को भी, देखो 4 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। और एक लेना जरूरी है ऑड में भी 21, लेकिन 4 को भी लेके हमने चेक किया था, 4 से नहीं बना ये, तो इसको 6 ही ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 6 लेना ही बेटर होगा, प्राइम नंबर में हमने 2 और 3 को लिया था। तो इस केस में हमने कंपोजिट को 6 इसलिए लिया क्योंकि 2 से डिवाइड 2 प्लस 4, अच्छा वहाँ पे भी हो जाना चाहिए ना, 2 प्लस 4 कितना दे रहा था, 6 दे रहा था, हाँ 2 प्लस 4 दे रहा था, जब यहाँ पे हम लोग प्राइम को 2 पकड़े थे, कंपोजिट को 4 पकड़े थे, तो 2 प्लस 4 बाई 2 माइनस 4 दे रहा था कितना, 6 बाई माइनस 3 दे रहा था। लेकिन अगर हम लोग 6 को पकड़े तो 2 प्लस 6, 2 प्राइम 6 कंपोजिट, और 2 माइनस 6 कितना हो गया, -2, तब ये इवन नंबर दे दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हम लोग ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक ऑड नंबर बचना चाहिए डिवीजन करने के बाद, इसके अंदर एक ऑड नंबर बचना चाहिए डिवीजन करने के बाद, तभी ये आउटपुट क्या दे सकता है, इवन नंबर, क्योंकि ऑड प्लस ऑड तभी इवन होता है, और किसी केस में तो होगा नहीं। और किसी केस में इवन नंबर आता है क्या, इवन प्लस इवन नंबर या तो इवन दे सकता है, या फिर ऑड प्लस ऑड नंबर इवन दे सकता है। इवन प्लस इवन हमने ट्राई किया, हमारा केस मैच नहीं हो रहा था, फिर हमने क्या किया, इसके अंदर में 1 और 2 नहीं, फिर 2 और 6 हमने ट्राई किया, 1 और 3, ये भी वैसे ही हो रहा था, ठीक है। डिवीजन के बाद होना चाहिए, फैक्ट इसको पहले काट के निकाल दो, -2 इसमें से निकाल दें तो क्या बच रहा था, 1 प्लस 2, ऑड प्लस इवन, इसमें से -2 अगर काट के निकाल दो, इसमें से -2 काट के, मतलब 2 का फैक्टर निकाल देंगे, बचेगा 1 प्लस 3। मतलब मैं बोल रहा हूँ अंदर वाला तुमको देखना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग फैक्टर्स, ये क्या है, ऑड प्लस ऑड, लेकिन यहाँ से हम लोग निकाल के देखे थे तो क्या बचा था, एक ऑड प्लस इवन बचा था, इसलिए इशू हो रहा था, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया, 6 को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2, इसलिए ये कैन बी इवन, ये वाला राइट हो गया, ठीक है। 2p प्लस सी कैन बी ऑड, यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करते हैं प्राइम नंबर का, 2 पकड़ लेते हैं। अच्छा ये बात तो पहले से समझ में आना चाहिए, ऑड होने के लिए अगर ये वाला पार्ट ऑड हो जाए, ये वाला पूरा पार्ट इवन हो जाए तो काम बन जाएगा। तो ऑड होने के लिए यहाँ पे हम लोग किसी ऑड कंपोजिट नंबर को पकड़ ले, क्या पकड़ ले, 21, और इसको ऑड रखने के लिए p को हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं, 2 ही पकड़ लो, प्राइम नंबर में पकड़ना है तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 21 25, ऑड हो गया, मतलब ये भी करेक्ट है। लास्ट वन, p इंटू सी कैन बी ऑड। अब देखो ऑड नंबर आता कैसे है, ऑड इंटू ऑड करने से आएगा, और कोई रास्ता है क्या, ऑड इंटू इवन कभी देगा, नहीं देगा, इवन इंटू इवन नहीं देगा, हाँ ऑड इंटू इवन देगा, सॉरी ऑड इंटू इवन इवन देगा, ठीक है। वो तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ऑड इंटू ऑड, तभी हम लोग को ऑड नंबर मिल सकता है। तो ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए। ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या जो ऑड है, 3 मान लो सबसे छोटा, ऐसा कंपोजिट नंबर जो ऑड है क्या है, 21, तो ये भी हो गया ऑड, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, मतलब तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो राइट होगा ये। बस कंफ्यूजिंग एक ही वाला पार्ट था ये फर्स्ट वाला, बाकी सिंपल थे, ठीक है। एज्यूम करना पड़ेगा,
जब भी जनरल कंडीशन देगा तुमको तो तुमको क्वेश्चन वैल्यू एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, सबसे इजीएस्ट टेक्निक वही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।